नमस्ते। हर दिन है कहानी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की संपूर्ण कहानियों के क्रम में आज प्रस्तुत है उनकी प्रसिद्ध कहानी छाया का दूसरा हिस्सा। आवाज प्रज्ञा पांडे की है, तो शुरू करते हैं छाया का दूसरा हिस्सा। आधे घंटे बाद वह वापस आ गया। शरीर पर सिर्फ एक लंगोट, वह भी लहू से भीग रहा था। हाथ में अपने कपड़े लिए अकड़ता हुआ आया और कोठरी में चला गया। हेडवार्डर ने कहा, बंद कर दो। वह हंसकर बोला, काम पर तो नहीं गया। हेडवार्डर चला गया। मैं अपनी जगह जाकर बैठ गया। आज उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। 11 बजे ड्यूटी खत्म करके घर पहुंचा तो देवी मुंह लटकाए बैठी थी। मैंने पूछा, आज उदास क्यों हो? उसने मानो सुना ही नहीं। बोली, आज जिसको बेंत लगे हैं वही है अरुण बाबू। हाँ, बड़ा बांका जवान है। मैंने डरते डरते कहा, मैं तो सदा से कहता हूँ, लेकिन तुम मर्दों की अक्ल का क्या एतबार। मैं चुप रहा। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, तुमने कहाँ देखा? जब बेंत लगाने लाए थे तब। फिर साहब आए थे, इसलिए मैं सब औरतों के लिए परेड कराने को अपने वार्ड के बाहर जंगले में खड़ी थी। सामने ही टिकटी खड़ी थी, उसी की ओर हम देख रहे थे। इसी वक्त वह लंगोट बांधे आया और अकड़ कर टिकटी पर खड़ा हो गया। वह लड़की सुषमा उसको देखकर कांप गई। फिर मेरे पास आकर बोली, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, बेंत लगेंगे। वह बोली, बेंत? फिर सीखचों को पकड़कर खड़ी हो गई। उसका मुंह लाल हो आया, पर वह कुछ बोली नहीं। फिर उसने भी सुषमा को देखा, देखकर चौंका, मुस्कुराया, फिर एकटक देखता ही रहा। जितनी देर बेंत लगते रहे, दोनों हिले तक नहीं, वैसे ही एक दूसरे की ओर देखते रहे। फिर जब वे उसे उतार कर ले गए, तब वह घूमी और भैया कहकर धरती पर बैठ गई। फिर मैंने उसे हिलाया, तब मानो स्वप्न से जाग कर उठी, चुपचाप मेरे साथ अंदर चली आई। मैंने ढाढ़स देने को कहा, बहन, ऐसा होता ही रहता है। उसने सिर झुकाए ही कहा, इस वक्त जाओ। मैं चली आई। मैं चुपचाप बैठ गया। इसके बाद 4-5 दिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं रोज रात को अपनी ड्यूटी पर जाता और पूरी करके चला आता। सुषमा का गाना रोज वहां सुनाई पड़ता था। भूला भूला रहता, मैं भी समझा लेती मन को, क्यों बिखराया फिर तूने आगरी बिनी के घर को। मैं चुपचाप सुनता रहता था और वह कैदी भी। उसके बाद वह कभी रोया नहीं। न मेरी ही हिम्मत पड़ी कि उससे बात करने जाऊं। पर 5वें दिन वह आई और बोली, दिखता है 2 रुपए में बहुत चिट्ठियां पहुंचानी पड़ेंगी, पर उस लड़की में कुछ अजब गुण है, ना करते ही नहीं बनता। मैंने मन ही मन कहा, मुझ पर ही ऐंठती थी। प्रकट बोला, क्यों, कोई और चिट्ठी है क्या? हाँ, ये लो, कहकर उसने 5-6 लिखे हुए कागज मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने कहा, ये चिट्ठी नहीं, ये तो चिट्ठा है। वह कुछ नहीं बोली। मैंने चिट्ठी जेब में रख ली। कुतूहल बड़ी बुरी चीज है। जब से चिट्ठी मेरे हाथ में आई, मैं यही सोचता रहा, कब वह जाए और मैं इसे पढूं। उसके सामने पढ़ते डर लगता था। अपनी मर्दानी शान भी तो रखनी थी। उस दिन मैंने उसे अरुण की चिट्ठी पढ़ने से टोका था। बाद में खुद पढ़ ली, सो दूसरी बात है। मना तो कर दिया था ना। आखिर वह अपनी ड्यूटी पर गई। मैं चिट्ठी लेकर पढ़ने बैठा। पढ़ते वक्त मुझे यह न ख्याल आया कि मैं अरुण बाबू से धोखा कर रहा हूँ। उनका काम तो इतना ही था कि चिट्ठी पहुंचा दूं, किसी गैर के हाथ ना पड़े। मैं कोई गैर थोड़े ही था। और फिर जब पढ़कर मैं उसे अपने मन में ही रखता था, किसी से कहता नहीं था।
पढ़ने में हर्ज क्या था। खैर, मैंने बैठकर चिट्ठी तो पढ़ डाली। कुछ समझ आई, कुछ नहीं, पर मैंने एक अक्षर भी ना छोड़ा। सोमवार। भैया, उस दिन तुम्हारा पत्र पाकर मुझे कितना विस्मय हुआ सो मैं ही जानती हूँ। शायद तुम्हें मेरे गाने की आवाज़ सुनकर भी इतना विस्मय ना हुआ हो। मैं नहीं जानती थी कि तुम इसी जेल में हो, पर तुम तो शायद यह भी नहीं जानते थे कि मैं जीवित हूँ या नहीं। तुम्हें बहुत कुतूहल होगा, इसलिए पहले शारदा की ही कहानी कहूँगी। अपनी कहानी के लिए फिर भी बहुत समय मिलेगा। उस दिन जब तुम और शारदा नाव में बैठकर झील के किनारे की गुफा में सामान इत्यादि छिपाने के लिए घुसे थे, समुद्र में ज्वार आने से झील का पानी चढ़ गया था, गुफा भर गई थी। उसके बाद नाव उलट गई और तुम बाहर आए तो देखा शारदा का कोई पता नहीं है। वह सब मैं यहाँ बैठ स्मृति पटल पर देख सकती हूँ। उसे दोहराने से कोई लाभ नहीं। पर शारदा डूबी नहीं थी। उसी टूटी नाव के एक तख्ते पर बहती हुई वहां से 10-12 मील दूर किनारे लगी। 2 दिन बाद एक मछुए के झोपड़े में रही। दो एक दिन एक मछुए के झोपड़े में रही। तीसरे दिन वहां से चलकर रात को अपने घर पहुंची। अभी घर के बाहर ही थी कि उसने घर से बहुत से व्यक्तियों के रोने की आवाज सुनी। एकाएक किसी भयंकर आशंका से वह कांप गई। कहीं अरुण का कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ। पर रोने वालों में उसने अरुण का भी स्वर सुना और शांत होकर सोचने लगी, क्या यह रोना मेरे ही लिए तो नहीं। कैसी विचित्र दशा थी वह। शारदा जीती जागती बाहर खड़ी और अंदर लोग उसके मृत्यु पर रो रहे थे। तुम जानते ही हो शारदा कैसी विचित्र लड़की थी। इस दशा में उसने जो निर्णय किया उसमें शारदा का व्यक्तित्व साफ झलकता है। उसने सोचा, जो काम आज कर रही हूँ उसमें किसी न किसी दिन घर छोड़ना पड़ेगा। शायद जेल जाना पड़े, शायद मृत्यु का भी सामना करना पड़े। इन सब के लिए वह कितना दुखमय दिन होगा। इससे तो कहीं अच्छा है आज ही मैं गुम हो जाऊं। ये तो मुझे मृत समझते ही हैं। अब मेरा व्यक्तित्व कुछ नहीं रहेगा। शारदा का भूत ही सब काम करेगा। लोग पकड़ेंगे तो किसे, वारंट निकालेंगे तो किसके नाम पे। वहां खड़ी शारदा ऐसी ऐसी बहुत सी बातें सोचती रही। एक बार उसकी इच्छा हुई भीतर जाकर अरुण से मिलूं, उसे सारी कथा समझा दूं, पर फिर और लोग भी देख लेते और शायद अरुण भी उसकी बात न मानता। फिर जैसी कि उसकी आदत है उसने एकाएक निर्णय कर लिया। मुख मोड़कर वहीं से लौट गई। शायद उसकी आंख में आंसू भी थे, मुझे याद नहीं। अब उसे एक और चिंता हुई। बस जिस क्षेत्र में काम करती थी उसमें तो सब अरुण के परिचित थे। वहां काम करना और अरुण से छिपना असंभव था। क्षण भर के लिए शारदा असमंजस में पड़ गई। फिर उसने कहा, काम में हाथ डालकर छोड़ना शारदा का नियम नहीं है। अब जैसे हो निभाना पड़ेगा। इसी दृढ़ निश्चय से वह कलकत्ते गई। वहां उसने एक छोटी सी समिति स्थापित की और काम करने लगी। वह जो मोटर में से एक स्त्री और 2 युवकों ने गोली चलाकर 3-4 पुलिस वालों को घायल किया था, उसकी नेत्री शारदा ही थी। उसके बाद जो कलकत्ते के पास ही एक बम दुर्घटना हुई थी उसमें भी शारदा बाल बाल बच निकली थी। फिर पटने में जो रात में बम गिरा था वह भी उसी का काम था। पर उसके बाद न जाने कैसे पुलिस को उसका पता लग गया। उसके नाम वारंट निकल गए, 2-3 विभिन्न नामों से। तब उसको मालूम हुआ कि उससे निर्णय करने के समय एक छोटी सी भूल हो गई थी। नाम का भूत होने पर भी उसका शरीर स्थूल था और उसके काम भूत के नहीं मानवों के थे। उसके बाद वह एकदम लापता हो गई। किसी ने उसका नाम नहीं सुना, न उसका काम ही। बस यहीं तक है शारदा की कहानी। अब अपनी कहानी कहूँ। तुम्हारे क्षेत्र में मैं बहुत देर तक काम करती रही। तुम्हारे पकड़े जाने से काम अस्त व्यस्त हो गया था।
इसलिए हमारा काम प्रायः संगठन का ही था। गांव में छोटी छोटी समितियां बनाकर उनके मुखियाओं को दीक्षा देना, स्कूलों में छोटे छोटे क्लब और यूनियन बनाकर उन्हें किताबें पढ़ाना, बाहर सैर करने ले जाकर संगठन इत्यादि के सिद्धांत समझाना, शहर के मोहल्लों में वॉलंटियर दल स्थापित करके उन्हें चुपचाप फौजी शिक्षा देना, मोटर और टैक्सी ड्राइवरों की यूनियनें बनाकर उन्हें उनका महत्व समझाना, यही हमारा विशेष काम था। मैं स्वयं तो खुल्लम खुल्ला कर नहीं सकती थी, लेकिन देवी दत्त, जयंत, विश्वनाथ और उनके साथी बड़े उत्साह से मेरी सहायता करते रहे। मैंने जो नाम लिखे हैं उनसे किनका आशय है तुम समझ ही जाओगे। जो मैं उन्हें बताती वे उससे भी बढ़कर ही काम करते थे। जब हमारा संगठन पर्याप्त हो गया तब हमने कुछ और अस्त्र मंगाने का विचार किया। इसके लिए धन की आवश्यकता थी और वही प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ आई थी। पर यहाँ दुर्भाग्य से तुम्हारे चचा, किनसे अभिप्राय है समझ लेना, ने मुझे देखा और न जाने उन्हें क्या संदेह हो गया। मैं बहुत भागी पर जाती कहाँ। स्टेशन के पास ही पुलिस से सामना हो गया। मेरे पास 2 रिवॉल्वर थे और 36 गोलियां। मैंने सोचा आज पुराने अरमान निकाल लूं। 2 बार मैंने रिवॉल्वर खाली किए, तीसरी बार भरने का समय ही नहीं मिला। पर मुझे दुख नहीं है, मेरे वार खाली नहीं गए। मेरा क्या निर्णय होगा यह मैं जानती हूँ। झूठी आशाओं से मैं अपने को बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहती। तुम भी मेरे विषय में कोई आशा मत बनाए रखना, इससे कोई लाभ नहीं होता। उल्टे निराश होने पर व्यथा अधिक होती है। बुधवार। यहाँ तक पत्र लिखकर मैं बहुत देर तक सोचती रही। कैसे कैसे विचित्र विचार मन में आते हैं। भैया, क्या ही अच्छा होता अगर मैं किसी और स्थान में पकड़ी जाती और वहीं मेरा निर्णय हो जाता। कोई जान भी न पाता कौन थी, कहाँ से आई थी, और शारदा वह भी वहीं झील में डूबी रहती, उसे निकलकर फिर लुप्त होना नहीं पड़ता। हम दोनों ही इस वर्तमान अतीत में छिपी रहती। इस प्रकार दोबारा जी कर तुम्हारे आगे न मरना पड़ता। कैसी सुखद, कैसी शांतिप्रद मृत्यु होती वह। यहाँ आकर भी संभव था कि मैं चुपचाप अपना दंड भुगत लेती, किंतु इस प्रकार इसी जेल में तुम्हारे होते हुए बिना परिचय दिए मैं मर जाऊं, इतनी शक्ति मुझ में नहीं है। परिचय के बाद दंड पाने पर तुम्हें कितना दुख होगा इसका कुछ अनुमान कर सकती हूँ, और शायद हम अब फिर मिल भी नहीं सकेंगे। उस दिन भी एक विचित्र संयोग से ही जिस अवस्था में मैंने तुम्हें देखा था उसे सौभाग्य कहना सौभाग्य का उपहास करना है। मैं तुम्हें देख पाई थी। अब सुषमा अंधकार में लुप्त हो जाएगी और अरुण भी देख नहीं पाएगा। यह सब होते हुए भी मेरा मन कहता है कि तुम्हें मेरे परिचय देने के बाद मरने में जो दुख होगा वह इनकी अपेक्षा कहीं शांतिकर होगा कि मेरी मृत्यु के बाद तुम यह जान पाओ कि मैं इसी जेल में रहकर दंड पाकर मर कर भी अपने को तुमसे छिपाती रही। भैया, मेरे सामने ही तुमने ममता और भावुकता को पीस डाला था और उनकी राख पर खड़े होकर एक महान व्रत धारण किया था। अब तुम में दृढ़ता है, धैर्य है, शांति है। तुम इस कहानी को सुनकर दुखित हो गए पर विचलित नहीं। इसी विश्वास से मैंने पत्र लिखा है। अगर मुझे यह विश्वास न होता तो शायद मैं तुम्हारे पत्र का पहला उत्तर भी ना देती। पर माता पिता में यह धैर्य कहाँ, यह दृढ़ता कहाँ। हमारे दुखों को देखकर उनकी ममता तो बढ़ती ही रहती है। उनके लिए शारदा को डूबी ही रहने देना, उसे जिलाकर फिर उनकी आंखों में आंखों के आगे बुझाना मत। और सुषमा, सुषमा तो छाया थी, उसके लिए माता पिता कहाँ, उसके लिए महत्व का भाव किसके हृदय में होगा। वह छाया थी, छाया की तरह किसी दिन छिप जाएगी, उसे कौन रोएगा। अरुण, बस सितार की टूटी हुई तार की तरह चिट्ठी यहाँ एकदम खत्म हो गई। चिट्ठी पढ़ने से पहले मुझे जितना कुतूहल था, पढ़कर उससे कहीं बढ़ गया।
ये शारदा कौन है और सुषमा कौन? सुषमा छाया है, इसका क्या मतलब? मैं बैठा बैठा इसी उलझन को सुलझाने में लगा था। इसी बीच में मुझे मुझे ख्याल आया, इस चिट्ठी में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, बड़े पते की। अगर मेरे मन में जो ख्याल आया उससे मेरे तन में बिजली ही दौड़ गई। अगर मैं यह चिट्ठी पुलिस को दे दूं तो कितना इनाम। फिर एकाएक उस कैदी का मुंह मेरे सामने आ गया और उस लड़की का गाना मेरे कानों में गूंजने लगा। आज लगा जब मेरा अंतर उसी व्यथा से जलने, तब तू आया उसी राख को पैरों तले कुचलने। मैं बैठा हुआ था, खड़ा हो गया। खड़े होकर मैंने जोर से कहा, कमीने। पर जो शर्म का समुद्र एकाएक उमड़ आया था वह उतरा नहीं। मैंने फिर कहा, कमीने, दगाबाज। तब मन को कुछ शांति हुई। मैं ड्यूटी पर तो चला गया, पर उस कैदी के सामने नहीं हुआ। मुझे अभी तक शर्म आ रही थी कि मैंने कमीनी बात सोची थी। वह चिट्ठी मेरी जेब में ही पड़ी रही। पर जब रात की ड्यूटी पर गया तब मैंने देखा रोज की तरह दरवाजे पर सीखचे पकड़े बैठा है। मैंने धीरे से कहा, अरुण बाबू, यह लो। उसने चुपचाप चिट्ठी लेकर दूर की बिजली की धीमी रोशनी में धीरे धीरे पढ़ी, फिर बिस्तर पर रख ली। थोड़ी देर मैं चुपचाप खड़ा रहा, फिर न जाने कैसे एकाएक पूछ बैठा, बाबू, शारदा कौन है? पूछकर मैं सहम सा गया। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, मानो अपने आप से बातें कर रहा हो, तुमने मेरी चिट्ठी पढ़ ली? मैंने कुछ नहीं कहा। कहता क्या? उसने आप ही फिर कहा, खैर, अब छिपाने में क्या रखा है, शारदा मेरी बहन है। मैंने डरते डरते पूछा, तो यह सुषमा? उसने बड़ी अजीब निगाह से मेरी ओर देखा। मुझे मालूम हुआ मानो मेरा अंदर बाहर सब एक ही नज़र में देख गया। फिर उसने बहुत ही धीरे से कहा, शारदा और सुषमा एक ही के दो नाम हैं। पहले मैं इस बात का पूरा मतलब ही नहीं समझा। फिर धीरे धीरे जब समझ में आने लगा तब मैंने कहा, हैं? और उठकर बाहर चला गया। आते आते जो आवाज़ आई उससे मैंने जान लिया कि वह चिट्ठी फाड़ फाड़ कर खा रहा है। बाहर वह गा रही थी, तुझे खोजती कहाँ कहाँ, पर भटकी मारी मारी, पर निष्ठुर तू पास न आया, मैं रो रो कर हारी। मेरी ड्यूटी वहाँ से बदलकर 1 महीने के लिए ड्योढ़ी में लग गई। यहाँ से जनाना वार्ड बिल्कुल पास था। सुषमा का गाना कितना साफ सुन पड़ता था। कभी कभी जेल के क्लर्क भी शाम को आकर बैठ जाते और वह गाना सुनकर चुपके से चले जाते थे। एक दिन मैंने उसकी ओर देखा भी और अब भूलूंगा नहीं, ऐसी सूरत थी वह। शाम हो रही थी, मैं बैठा सोच रहा था कब शाम हो और मुझे छुट्टी मिले। इसी वक्त किसी ने आकर कहा, फाटक खोलो। मैंने खोल दिया। 8-10 पुलिस के सिपाही एक लड़की को लेकर अंदर चले आए। मुझे किसी ने कहा नहीं, पर मैं देखते ही जान गया कि यही सुषमा है। उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी थी, पर कितनी शान से चलती थी वह। बाल खुले हुए थे, तन पर चौड़ी लाल किनारी वाली सफ़ेद साड़ी थी, बड़ी बड़ी आंखें थीं। एक बार उसने मेरी ओर देखा, ऐसे देखा मानो मैं उसके आगे हूँ ही ना, सिर्फ खाली हवा ही हो। फिर भी मुझे मालूम हुआ कैसे उसने मेरी सब करतूतों, नई पुरानी अच्छी बुरी, सभी को खुली किताब की तरह पढ़ लिया हो। मुंह पर उसके हल्की सी हंसी थी, ऐसी मानो कई सालों से वहाँ उसी तरह जमी हुई हो। वे उसे अंदर डिप्टी के दफ्तर में ले गए। मैं भी दबकर पीछे खड़ा हो गया। डिप्टी ने वारंट देखकर कहा, हैं? फिर कुछ रुक कर कहा, अपील करोगी? उसने हंसकर कहा, नहीं। डिप्टी ने दया से उसकी ओर देखा, फिर कहा, ले जाओ। सिपाही चले गए। थोड़ी देर बाद मेट्रन आई उसे अंदर ले जाने को। मैं उस वक्त तक चुपचाप उसी की ओर देख रहा था। मेट्रन के आने पर मैंने मुंह फेर लिया।
मेट्रन ने उससे पूछा, क्यों सुषमा, क्या हुआ? कुछ नहीं, फांसी की सजा दी गई है। हैं? मैंने चुपचाप अंदर का दरवाज़ा खोल दिया। वे दोनों अंदर चली गईं। मैंने देखा मेट्रन की आंखों में भी आंसू हैं। उस दिन सुषमा का गाना नहीं सुन पड़ा, उसके दूसरे दिन भी नहीं। तो तीसरे दिन उसने नया गाना गाया। गाना क्या था? एक चिंगारी थी, एक जलता हुआ संदेश था, न जाने किसको। दीप बुझेगा पर दीपन की स्मृति को कहाँ बुझाओगे? तारें वीणा की टूटेंगी, लय को कहाँ दबाओगे? फूल कुचल दोगे तो भी सौरभ को कहाँ छुपाओगे? मैं तो चली चली अब, तुम पर क्यों कर मुझे भुलाओगे? तारागण के कंपन में तुम मेरे आंसू देखोगे, सलीला की कलकल ध्वनि में तुम मेरा रोना लेखोगे। पुष्पों में परिमल समीर में व्याप्त मुझी को पाओगे। मैं तो चली चली पर प्रियवर क्यों कर मुझे भुलाओगे? इसके बाद वह रोज यही गाना गाने लगी। अपील की मियाद के 7 दिन पूरे हो गए, उसने अपील नहीं की। फिर एक दिन सुना मजिस्ट्रेट आकर तारीख दे गए हैं, 14 दिन बाद फांसी हो जाएगी। मेरी ड्यूटी ड्योढ़ी पर थी, मैं अंदर नहीं जा पाता था। मेट्रन जाती थी पर सुषमा कोठी बंद थी, वहां वह भी नहीं जा पाती थी। कई बार जी में होता जाकर अरुण को या उसे देख आऊं, पर ड्योढ़ी की ड्यूटी का 1 हफ्ता भर बाकी था। मैं जलता छटपटाता मन महसूस कर रह जाता। आखिर मेरी बदली हो ही गई, पर जब मैं उसकी कोठरी के पास ड्यूटी पर पहुंचा तो आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह सुषमा का हाल पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा? पर एक जगह बैठा भी नहीं रहा। मैं धीरे धीरे टहलने लगा। उसने मुझे देख लिया और पुकारा, मंगतू। मैं चुपचाप उसके पास चला आया। उसने पूछा, कहो कैसा हाल है? मैंने अनमने से होकर कहा, अच्छा है। उसने फिर पूछा, उदास क्यों हो? मैंने जवाब नहीं दिया। उस सुषमा की भी कोई खबर है? मैंने फिर कुछ नहीं कहा। नहीं कहता तो कैसे और बताता तो क्या? सिर्फ एक बार उसकी ओर देख लिया। वह मेरे मन की बात समझ गया। बोला, उसे जो सजा हो गई है सो मुझे पता है। मैं उसके गाने से समझ गया था। कोई और खबर है? मैंने धीरे धीरे कहा, हाँ। उसने अपील नहीं की। तारीख लग गई है। कब? अगले मंगल को। बस 6 ही दिन? हाँ। इसके बाद वह बहुत देर चुपचाप रहा, कुछ सोचता रहा। फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, साहब कब आएगा? सवाल पर मुझे कुछ अचरज सा हुआ। मैंने कहा, सोमवार को। क्यों? यूं ही। हाँ, एक चिट्ठी पहुंचाओगे? वह कोठी बंद है, काम मुश्किल है, पर देखो शायद दांव लग जाए। उसने एक छोटी सी चिट्ठी दे दी। मैंने उसे जेब में डालते डालते मन में कहा, इसको नहीं पढ़ूंगा। मैं यह सोचता सोचता घर पहुंचा कि कैसे कोठरी तक पहुंच जाऊं। वहां जाकर देखा चूल्हा नहीं जला है। देवी गुस्से में भरी बैठी हैं। मैंने वर्दी उतार कर टांगते हुए पूछा, क्या बात है? वह झुंझला कर बोली, घर में आटा दाल को पैसे नहीं हैं। ये लाट साहब की तरह आकर लगे पूछने क्या बात है। मैंने डरते डरते कहा, अभी उस दिन तो 2 रुपए दिए थे, वे क्या हुए? ऐसी जगह सीधी बात का सीधा जवाब नहीं मिलता। वह और भी तेज होकर बोली, तो तुम चाहते हो मैं डायन बनकर रहूं, हाथ में एक एक चूड़ी भी ना हो? उस दिन 8 आने की चूड़ियां ले लीं, उसका भी हिसाब देना होगा कि क्या हुआ। वैसे ही क्यों नहीं कहते डूब मरूं? जी में आया कह दूं जा डूब मर, पर जी की बात जी में रख लेना मर्दों का काम ही है। मैं कुछ कुछ नहीं बोला, पर इससे वह शांत नहीं हुई। बोली, टुकुर टुकुर देखते क्या हो? कुछ खाने की सलाह है कि नहीं? मैंने कहा, मेरी जेब में शायद 1.5 पैसा है, चाहो तो ले लो। वह आंखें छोटी करके मेरी ओर देखने लगी, फिर बोली, अरुण बाबू ने जो 2 रुपए दिए थे वे क्या हुए?
अब मैं समझा मामला क्या है, पर एकाएक कोई बहाना न सूझा। फिर मैंने हिचकिचा कर कहा, हेडवार्डर ने उधार मांगे थे, मैं इनकार नहीं कर सका। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, पर साफ मालूम होता था कि उसे विश्वास नहीं हुआ। खैर, मैं पानी का लोटा लेकर बाहर मुंह हाथ धोने लगा। वापस आकर देखा मेरे कोट की तलाशी हो चुकी है और वह हाथ में एक कागज का टुकड़ा लिए खड़ी है। मैं उस पर कम ही गुस्सा करता हूँ, पर इतनी बेएतबारी मैं नहीं सह सका। मैंने पूछा, यह क्या कर रही हो तुम? औरत की जात अजीब होती है, गलती अपनी और गुस्सा दूसरों पर। बोली, क्यों जी, ये क्या है? मैंने कागज उसके हाथ से छीन कर पढ़ा। वह चिट्ठी थी। सुषमा, 2 दिन के मौन के बाद जब मैंने तुम्हें गाते सुना, तभी मैंने जान लिया था कि निर्णय हो गया है। आज पक्का पता मिल गया। जिस अवस्था में तुम हो, उसमें मैं तुम्हें क्या लिखूं, क्या सांत्वना दूं? हाँ, एक बार तुम्हें देखने का प्रयत्न करूंगा, शायद सफल हूं। याद आता है, बहुत दिन हुए, एक बार तुमसे होड़ की थी कि किसका काम पहले समाप्त होगा। उस समय मुझे पूरी आशा थी कि मेरी जीत होगी। आज मैं सोच रहा हूं, कौन जीतेगा? अरुण। पढ़ तो मैं गया, फिर मुझे शर्म आई और उस पर गुस्सा। उस पर मैं चिट्ठी लेकर बाहर चला गया। वह न जाने क्यों बड़बड़ाती रही। शाम को मैं भूखा ही ड्यूटी से कुछ देर पहले अंदर चला आया। अभी लैंप नहीं जले थे, पर सूरज डूब गया था। मैंने कोठियों के 2 चक्कर लगाए, फिर जल्दी से उसकी कोठरी पर जाकर कागज दे दिया। उसने लेते ही कहा, जवाब ले जाना। मैंने कहा, लिखो, और हट गया। कोठियों के फिर 3-4 चक्कर लगाए और आ गया। उसने एक कागज मेरे हाथ में दिया और बोली, जबानी भी कह देना, होड़ के 2 दिन बाकी हैं। मैंने कहा, अच्छा, नमस्कार। उसने कुछ अचरज से पर हंस कर जवाब दिया, नमस्कार। मैं लपक कर अपनी ड्यूटी पर चला गया, पर काम नहीं बना। कोठियों के वार्डर ने पूछा, कौन है? मैं घबरा गया। वह चिट्ठी मेरे हाथ में थी। मैंने जल्दी से मुंह में डाल ली। उसने फिर पूछा, कौन है? मैंने कहा, मैं हूँ, मंगत राम वार्डर। यूं ही जरा घूमने आ गया था, अब ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा कोई कैदी है। मैंने ड्यूटी पर पहुंच कर ही सांस ली। मैं वहीं बैठा रहा। जब खूब रात हो गई, तब अरुण बाबू ने बुलाया। मंगतू। मैं अंदर चला गया। उसने पूछा, कहो, क्या हुआ? मैंने कहा, पहुंचा तो आया। उसने खुश होकर कहा, अच्छा। मैं वहीं खड़ा रहा, गया नहीं। उसने पूछा, कुछ और बात है क्या? मैंने कहा, हाँ। क्या? जो जवाब लाया था। जवाब भी ले आए थे? क्या? सुनो तो, जो जवाब लाया था, वह, उसका क्या हुआ? जब मैं आने लगा, तब वार्डर ने देखकर शोर मचा दिया। फिर मैं वह कागज खा गया। वह एक फीकी सी हंसी हंसा, फिर बोला, मैं तुम्हें कितनी बार खतरे में डाल चुका हूं मंगतू। मैंने कहा, वह कोई बात नहीं अरुण बाबू। हाँ, एक जबानी संदेशा है। क्या? कहने को कहा था कि अभी होड़ के 2 दिन बाकी हैं। अच्छा, जाओ। सोमवार को साहब आए तो उनकी और अरुण बाबू की बहुत देर तक अंग्रेजी में बातें हुई। मैं समझा तो कुछ नहीं। हाँ, मालूम होता था कि अरुण बाबू कुछ समझा रहा है, और साहब पहले तो आनाकानी करता रहा, फिर अचंभे में आया, फिर बोला, ऑल राइट, और डिप्टी को अंग्रेजी में कुछ समझाकर चला गया। जब वे चले गए तो मैंने पूछा, क्या बात हुई? वह बोला, फांसी देखने की इजाज़त मिल गई। रात को कुछ बादल घिराए, बरसाती नहीं, वैसे ही छोटे छोटे सफ़ेद टुकड़े। मैं घर में गया और चुपचाप चारपाई पर लेट गया। देवी का कोप अभी खत्म नहीं हुआ था। मुझे इस तरह उदास मुख लेटा देख शायद वह कुछ पिघली, पर रुखाई से बोली, क्या है? मैंने जवाब दिया,
कल सुषमा को आगे नहीं बोल सका। वह चौंक कर बोली, हैं? फिर मेरे पास आकर बैठ गई। बहुत देर तक हम चुप बैठे रहे। मैंने देखा वह चुपचाप रो रही थी। शायद मेरे भी आंसू आ गए थे। कल कहानी का तीसरा भाग प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।